हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। लास्ट क्लास में हम माइटोसिस के बारे में पढ़े थे और आज हम मेयोसिस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेयोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स देखने को मिलेगा और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मेयोसिस के ऊपर रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू माइटोसिस। बच्चों, अगर हम मेयोसिस को देखें, अगर इसका डेफिनेशन को समझें तो इसके एंड में बच्चों आपको 4 डॉटर सेल बनते हुए दिखेंगे और चारों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो पेरेंट से मुकाबले आधा होगा। सो मेयोसिस को इसीलिए रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन भी कहा जाता है। अंडरस्टूड। बच्चों, अगर हम इसके डिस्कवरी के बारे में थोड़ा देखें तो इसका जो डिस्कवरी हुआ था, पहली बार वैन बेनेडिन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट हम बच्चों देखते हैं कि इसका टर्म किसने दिया था। वही मेयोसिस का जो टर्म है 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, एक था फार्मन एंड मोरे। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट समटाइम, दिस बेसिक क्वेश्चन में आस्क इन एग्जाम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों कि भाई मेयोसिस होता कहाँ है। जैसे कि माइटोसिस मेनली सोमेटिक सेल में होता था, उसी प्रकार ये जो मेयोसिस है बच्चों, ये जर्म सेल में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जर्म सेल में। बच्चों, जर्म सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल को जर्म सेल कहा जाता है। अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो टेस्टिस में होता है बच्चों जर्म सेल, और टेस्टिस में जो जर्म सेल होता है उसको कहा जाता है स्पर्मेटोसाइट, जिसका मेयोसिस होता है और बनते हैं 4 स्पर्म। राइट। अगर हम फीमेल में जो जर्म सेल है उसको देखें तो उसको बोला जाता है बच्चों oogoनियम, और वो होता है ओवरी के अंदर। और oogoनियम का बच्चों मेयोसिस होकर आपको एक मैच्योर एग देखने को मिलेगा लास्ट में। वैसे तो 4 ही एग बनते हैं, पर 3 को पोलर बॉडी कहा जाता है और वो डीजेनरेट हो जाते हैं, बचता है एक मैच्योर एग। तो कुल मिलाकर हम ये समझते हैं कि जो मेयोसिस होता है वो कहाँ होता है बच्चों? जर्म सेल में होता है। दूसरा बात यह है बच्चों कि एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई मेयोसिस जो होता है बच्चों, ये ज़्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म में होगा जिसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इवन सेट में होगा और जीनोम का जो सेट है वो इवन नंबर में होगा। जैसे कि बच्चों हमारे ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास होता है 46 क्रोमोसोम, यानी कि 46 में से हमको हमारे फादर की तरफ से मिलता है 23 और हमारे जो मदर की तरफ से मिलता है हमको 23 क्रोमोसोम, और इस प्रकार बन जाते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों। और जब ये 46 वाले सेल में मेयोसिस होता है तो बच्चों हमको लास्ट में 4 सेल देखने को मिलेगा, और हर किसी में कितना जीनोम होगा? अगर क्रोमोसोम की बात करें तो कितना होगा? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 23 नंबर ऑफ डीएनए देखने को मिलेगा। ये है बच्चों कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोम साइड इवन सेट में होगा उनमें मेयोसिस पॉसिबल है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें जीनोम का सेट अगर ऑड नंबर होगा, पेंटाप्लॉयड, हेप्टाप्लॉयड, तो ऐसे में मेयोसिस हो ही नहीं सकता। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। अगर हम मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस में बच्चों 2 न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि एक मेयोसिस में 2 बार आपका न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा। और 2 बार आपको साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो देखने को मिलेगा। और बच्चों एक बार डीएनए डुप्लीकेशन होगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मेयोसिस डिवीजन होते हैं इसमें 2 न्यूक्लियर डिवीजन, 2 साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और एक बार डीएनए डुप्लीकेशन होता है। अंडरस्टूड। जबकि माइटोसिस में क्या होता था? एक बार न्यूक्लियर डिवीजन होता था, एक बार साइटोप्लाज्म डिवीजन होता था और एक बार डीएनए डुप्लीकेशन होता था। वहाँ पे अगर देखें तो 1:1:1
के रेशियो में थे, यहाँ पे 2:2:1 के रेशियो में। 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन, 2 बार साइटोप्लाज्म डिवीजन और 1 बार डीएनए डुप्लीकेशन। ये मेयोसिस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना होगा, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों मेयोसिस का जो ओवरऑली हमको एक्चुअल में क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बच्चों अगर हम मेयोसिस को देखें तो मेयोसिस में बच्चों 2 डिवीजन होता है। एक को बोला जाता है मेयोसिस 1, दूसरे को कहा जाता है मेयोसिस 2। ठीक बच्चों, मेयोसिस 1 में पहले क्या होगा, जैसे कि माइटोसिस में एक सेल जब ज़्यादा था तो पहले उसका क्या होता था, उसका हमेशा क्या होता था कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कि कार्योकाइनेसिस हमेशा पहले होगा। एक बार कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक, तो मेयोसिस में भी हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा, यानी कि मेयोसिस 1 में अगर सेल एंटर कर रहा है तो पहले कार्योकाइनेसिस होगा। बच्चों न्यूक्लियर डिवीजन होने के लिए आपको 4 फेजेस ज़रूरत है। एक है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है अनाफेज और चौथा है टेलोफेज। तो न्यूक्लियर डिवीजन के ये 4 फेजेस हैं। इस 4 फेज में सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाता है। और क्रोमोसोम का डिवीजन होने के बाद सेल का क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। बच्चों मेयोसिस 1 होने के बाद सेल एंटर करता है मेयोसिस 2 में, मेयोसिस 2 में एंटर करेगा। तो बच्चों मेयोसिस 2 में भी पहले क्या होगा, पहले होगा कार्योकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। फिर वही बात, न्यूक्लियर डिवीजन होने के लिए प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज में एंटर करना पड़ेगा। एक बार न्यूक्लियस डिवीजन हो गया तो फिर हो जाता है साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो आपको कुल मिलाकर यह देखने को पड़ेगा कि ये जो एक मेयोसिस डिवीजन होने के लिए 2 कार्योकाइनेसिस इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार क्या इन्वॉल्व है, कार्योकाइनेसिस। पहला है कार्योकाइनेसिस 1, दूसरा है कार्योकाइनेसिस 2, राइट। तो पहला है कार्योकाइनेसिस, तो एक मिनट बच्चों, तो यहाँ पे देखो पहला कार्योकाइनेसिस 1, दूसरा कार्योकाइनेसिस 2, मतलब 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। इंटरफेज के दौरान एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। और लास्ट में आपको 2 बार आपको साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यही पढ़ेंगे हम आने वाले लेक्चर में। दूसरी बात यह है बच्चों कि जब एक सेल मेयोसिस करता है तो उसका 2 डिवीज़न होना, 2 मेयोसिस होता है, एक है मेयोसिस 1, दूसरा है मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 के बीच में बच्चों एक फेज होता है जिसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। क्या कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस मतलब एक प्रकार का इंटरफेज ही है। जैसे कि इंटरफेज में सेल का G1 फेज, एस फेज, G2 फेज होता है, यहाँ पे भी G1 और G2 रहेगा, बस एस फेज बच्चों एब्सेंट रहेगा, एस फेज एब्सेंट रहेगा। यानी कि इंटरकाइनेसिस में आपको ये बात याद जैसे करके भी रखना है कि इस दौरान डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। बस यही होता है बच्चों मेयोसिस का जो ओवरऑल कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों आगे पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में जानकारी होना चाहिए। बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, हम होमोलोगस क्रोमोसोम उसे कहते हैं जो देखने में सिमिलर हो, उसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर सेम दिखे, उनको ही होमोलोगस कहते हैं हम। ओके, तो भाई होमोलोगस क्रोमोसोम भी बस वही है, ऐसे क्रोमोसोम जिसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। एक मदर के साइड से अगर हम देखें तो एक मदर के साइड से ओरिजिन होगा, दूसरा फादर के साइड से ओरिजिन होगा, यानी कि एक फादर की तरफ से एक मदर की तरफ से उसका ओरिजिन होगा। ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम में हमेशा पेयरिंग होता है। पेयरिंग होता कहाँ है, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग है बच्चों वो हमेशा हमारे जो मेयोसिस 1 का जाइगोटिन स्टेज में होता है। ये थोड़ा आपको याद रखना है, अंडरस्टूड। सो होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जिसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और वो डिफरेंट पेरेंटल ओरिजिन के होते हैं। अगर एक पेरेंट्स फादर की तरफ से आता है, दूसरा मदर की तरफ से आता है, और वो उनका पेयरिंग होता है मेयोसिस के दौरान जाइगोटिन स्टेज में, उन्हीं को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम।
बच्चों ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जो अगर हम उनका शेप साइज देखें तो कुछ इनका भी थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम को लिप्टोटिन स्टेज में देखें या और जाइगोटिन स्टेज में देखें तो होमोलोगस क्रोमोसोम के पास ऐसे हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पास आपको लगेगा कि एक एक क्रोमेटिड है। मतलब ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, एक आया है फादर की तरफ से, दूसरा आया है मदर की तरफ से, और ये एक पेयर में है, राइट। और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, दूसरे क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, यानी कि दो क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इस स्ट्रक्चर बच्चों आपको देखने को मिलेगा लिप्टोटिन और जाइगोटिन स्टेज में, आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओके, जिसको हम कहते हैं बाइवेलेंट। सो व्हाट इज बाइवेलेंट? बाइवेलेंट इज द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम in which only two chromatid are observed. Such chromosome is called as bivalent. और ये कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? लेप्टोटिन और जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिलेगा। बच्चों ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम, ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, यही सेम क्रोमोसोम है, पर इसमें आपको दिखाई दे रहा है चार क्रोमेटिड। ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है, जबकि यहाँ पे एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमेटिड है। होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरा पेयर के पास दो क्रोमेटिड है। तो ऐसे होमोलोगस पेयर जिसमें आपको चार क्रोमेटिड देखने को मिलेगा, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्रेड। क्या कहते हैं? टेट्रेड। टेट्रेड कहा जाता है। टेट्रेड मतलब चार क्रोमेटिड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक होमोलोगस पेयर में, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रेड, राइट। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये वाला जो स्ट्रक्चर टेट्रेड स्ट्रक्चर आपको पैकिटिन स्टेज में देखने को मिलेगा। नोट करिए इस बात को, आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पैकिटिन स्टेज में। नेक्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम का जो कंसेप्ट है बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बच्चों अगर हम एक क्रोमोसोम को देखें, अगर हम बच्चों एक क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम के पास अगर बच्चों देखें, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको बस दिखाई दे रहा है एक क्रोमोसोम है एक क्रोमेटिड, राइट। आप इस वाले टेट्रेड स्ट्रक्चर पे फोकस करो। हर एक क्रोमोसोम के पास बच्चों है दो क्रोमेटिड। हमारा ये हो गया एक क्रोमेटिड और ये हो गया आपका दूसरा क्रोमेटिड। बच्चों एक क्रोमोसोम के, यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है सिंगल क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमोसोम के दो आर्म को बच्चों, ये सिंगल क्रोमोसोम का एक आर्म को एक क्रोमेटिड कहा जाता है। क्योंकि इसके पास दो आर्म हैं तो ये क्या हो गया बच्चों? एक क्रोमोसोम हो गया। और इसके पास कितने क्रोमेटिड है? दो क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड, राइट। तो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। जैसे कि एक घर में दो लड़कियां हैं तो ज़्यादातर हम उनको क्या बोलेंगे? बहनें बोलेंगे। ऐसे ही एक क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड को क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड। यानी कि आप ये जो बड़े से टेट्रेड स्ट्रक्चर को देखो, ये क्रोमेटिड नंबर 1 एंड क्रोमेटिड नंबर 2 आर सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड नंबर 3 एंड क्रोमेटिड नंबर 4 इज ऑल्सो सिस्टर क्रोमेटिड। कुल मिलाकर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। और सिस्टर क्रोमेटिड आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, पूरा का पूरा कॉपी है, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, पूरा कॉपी है। अगर एक में ए एलील से तो दूसरे में भी सेम लोकस में ए एलील से होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है बच्चों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब है बच्चों एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को अगर हम कंपेयर करेंगे उनके क्रोमेटिड को, तो आप देखो 1 एंड 3 क्रोमेटिड 1 एंड क्रोमेटिड 3 नॉन सिस्टर होगा, क्रोमेटिड 1 एंड क्रोमेटिड 4 नॉन सिस्टर होगा, क्रोमेटिड 2 एंड क्रोमेटिड 3 नॉन सिस्टर होगा, और क्रोमेटिड 2 एंड क्रोमेटिड 4 भी नॉन सिस्टर होगा। तो ये होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब एक क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को अगर हम वापस में कंपेयर करेंगे तो वो हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ, आपको
आपके समझने के लिए आसानी होगी। आप इसको नोट्स में ज़रूर नोट ले लीजिए, नोट इसमें आपके कॉपी में, तो आपको इसका समझने के लिए आसानी होगा। बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद अगर आपका इसके अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो आप आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बच्चों मेयोसिस के बारे में। तो मेयोसिस का दो सक्सेसिव डिवीजन है, एक है मेयोसिस 1, दूसरा है मेयोसिस 2। पहले हम पढ़ते हैं बच्चों मेयोसिस 1, और मेयोसिस 1 का क्या पढ़ेंगे, कार्योकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पहले तो हमको ओवरऑली ये समझना चाहिए कि मेयोसिस 1 में होता क्या है। पहले भाई अगर हम मेयोसिस 1 में फोकस करेंगे तो पहली बात तो बच्चों इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन ही होता है, और ये कैसे होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। और मेयोसिस 1 को ही रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि इस मेयोसिस 1 के दौरान ही दो डॉटर सेल बनेंगे और उनमें पेरेंट्स से मुकाबले आधा क्रोमोसोम, मतलब जो दो दो डॉटर सेल बनेंगे उनके पास पेरेंट्स के मुकाबले आधा क्रोमोसोम रहेगा, यानी कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिड्यूस कर रहा है 50%। तो इसीलिए कुल मिलाकर मेयोसिस 1 को हम कहेंगे रिडक्शनल डिवीज़न, राइट। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, दूसरा पॉइंट है हमारा क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, इसीलिए मेयोसिस 1 को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। पहले हम मेयोसिस 1 के कार्योकाइनेसिस के फर्स्ट फेज को पढ़ते हैं, प्रोफेज। बच्चों, अगर हम मेयोसिस 1 या पूरा टोटल मेयोसिस को कंपेयर करें तो सबसे जो इंटरफेज को छोड़ दो आप, खास करके मेयोसिस मतलब एम फेज को देखो। मेयोसिस में अगर सबसे लॉन्गेस्ट फेज को देखेंगे बच्चों, तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज एंड सबसे कॉम्प्लेक्स फेज होता है प्रोफेज 1। ओके, इसमें ये लॉन्गेस्ट फेज मतलब ज़्यादा समय लेता है, यानी कि ये ज़्यादा समय यहाँ पे कंज्यूम करेगा मेयोसिस 1 में। और क्यों होता है ये भी हम इस आने वाले जो स्लाइड है उसमें अंडरस्टैंड करेंगे। बच्चों, जो प्रोफेज 1 में सेल पहले एंटर करता है, प्रोफेज 1 का पहला जो सब स्टेज कहते हैं लिप्टोटिन स्टेज। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेज 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, राइट। तो बच्चों, आप प्रोफेज एक लॉन्गेस्ट फेज है, क्योंकि इस प्रोफेज के 1 में और 5 फेज इसके अंदर है, ऐसे समझो आप। तो प्रोफेज 1 अगर हम पढ़ेंगे तो पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा लिप्टोटिन। बच्चों, जब एक सेल इंटरफेज से प्रोफेज में एंटर करता है तो क्या देखने को मिलता है, व्हाट वी ऑब्जर्व। पहली बात यह है कि उसका क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होगा, याद रखना है पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेज में पहले क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, जो माइटोसिस में भी हुआ करता था। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बनता है, पर यहाँ पे जो कंडेंसेशन होता है ये पूरा कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं होता। यहाँ पे क्रोमोसोम का जो शेप है वो थोड़ा सा आपको लंबे और थीन थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बच्चों आपको क्रोमोसोम में बीडेड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आता है, इन व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल बीड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व। आंसर होगा बच्चों लिप्टोटिन, राइट। बीड लाइक स्ट्रक्चर इसलिए दिखते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरी तरह से नहीं हुआ होता है, इसीलिए आपको क्या दिखेगा, बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चों प्रोफेज 1 का जो लिप्टोटिन स्टेज, जहाँ पे जहाँ पे क्रोमाटिन का कंडेंसेशन होगा। क्रोमोसोम का शेप की बात करें तो शेप थीन लॉन्ग थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और क्रोमोसोम में बीडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसी को ही कहते हैं लिप्टोटिन फेज। और इस दौरान बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा इंटेक्ट रहेगा। जैसे कि माइटोसिस की अगर बात करें, प्रोफेज में क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करता था। यहाँ पे प्रोफेज 1 के लिप्टोटिन फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहेगा, पर जब ये प्रोफेज 1 का सारे फेज कंप्लीट होगा उस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब एंड ऑफ द प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसइंटीग्रेट, अंडरस्टूड। बच्चों, सेकेंड थिंग you have to remember is that during the liptotin stage
सेंट्रियोल्स इन द साइटोप्लाज्म, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रियोल्स, यहाँ पे सेंट्रियोल्स का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। सॉरी, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो एस फेज में हुआ था, यहाँ पे सेंट्रियोल्स मूवमेंट कर रहे हैं, सेल के ऑपोजिट पोल में मूवमेंट कर रहे हैं और स्पिंडल फाइबर भी फॉर्मेशन करने लगे हैं। तो कुल मिलाकर ये होता है बच्चों लिप्टोटिन स्टेज। बच्चों लिप्टोटिन स्टेज के बाद सेकंड स्टेज आता है बच्चों जाइगोटिन स्टेज। और बच्चों जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा, क्या होगा बताओ। इस दौरान बच्चों जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, जिस क्रोमोसोम का ऑलरेडी कंडेंसेशन हो चुका है, उन क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा। क्या होगा, पेयरिंग होगा। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनमें जो जीन का अगर लोकस की बात करें, जीन का जो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन होता है दोनों क्रोमोसोम में वो भी सेम रहेगा। तो ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि एक पैटर्नल ओरिजिन से होता है, दूसरा मैटरनल ओरिजिन से होता है। बच्चों जाइगोटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है और इस पेयरिंग को कहा जाता है सिनेप्सिस, राइट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक वाइट क्रोमोसोम है, एक रेड क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसीलिए इनका पेयरिंग हो रहा है। दूसरा ये ब्लू कलर क्रोमोसोम एंड ये ग्रीन कलर क्रोमोसोम, इनका भी यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है। यानी कि यहाँ पे दो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का डायग्राम मैं यहाँ पे बनाया हूँ। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है, टोटल पेयर हमारे ह्यूमन में कितना बनेंगे, 23 पेयर बनेंगे, क्योंकि 23 क्रोमोसोम मदर से आया है, 23 क्रोमोसोम फादर से आया है। टोटल कितना बनेगा, 23 पेयर बनेगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम 23 पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 क्रोमोसोम लिए हैं, यानी कि 2 होमोलोगस पेयर लिए हैं। और जाइगोटिन स्टेज में होमोलोगस पेयर का क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। और इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, सिनेप्सिस बोलते हैं। और इस दौरान बच्चों एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है, हालांकि 2 है, पर जाइगोटिन स्टेज में हमको दिखाई देता है एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड। और एक होमोलोगस पेयर में हमको कितने क्रोमेटिड देखने को मिलेगा, 2 क्रोमेटिड देखने को मिलेगा। जब एक होमोलोगस क्रोम में 2 क्रोमेटिड देखने को मिलता है, उसी को ही हम कहते हैं बाइवेलेंट। और बाइवेलेंट and bivalent state is seen in zygote stage of the cell cycle. You can see here bivalent. Okay बच्चों, दूसरी बात यह है कि होमोलोगस पेयरिंग का जो पेयरिंग हो रहा है, मतलब 2 क्रोमोसोम जब पेयरिंग कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम है भाई, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग करने के लिए बच्चों एक प्रोटीन या स्ट्रक्चर का जरूरत होता है, जो कि इस क्रोमोसोम को पकड़ के रखता है, ताकि इनका पेयरिंग जो है वो अच्छे से हो, जीन टू जीन पेयरिंग हो, लोकस टू लोकस पेयरिंग हो, पेयरिंग इतना अच्छा हो, उसको सपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है इस दौरान जाइगोटिन स्टेज में, जिसको हम कहते हैं बच्चों सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। एंड इन दिस डायग्राम यू कैन सी हाउ सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बच्चों ये जो सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब आरएनए और प्रोटीन का कंजुगेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। और ये जो सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, ये क्रोमोसोम को पकड़ के रखता है, ताकि आगे आने वाला जो क्रॉसिंग ओवर स्टेज है, उस दौरान क्रोमोसोम खिसके ना, एक पोजीशन में बने रहे। इसको बोलते हैं बच्चों सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। और ये इसको ही बोलते हैं बच्चों सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। और ये सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के लिए 3 एलिमेंट जरूरत होता है, प्रोटीन का 3 एलिमेंट। बच्चों ये जो 2 एलिमेंट है साइड साइड में, इसको बोलते हैं लेटरल एलिमेंट। लेटरल एलिमेंट यहाँ पे आपका डायग्राम में बनाया हूँ मैं, इसको बोलते हैं लेटरल एलिमेंट। यू कैन सी हियर दिस इज द लेटरल एलिमेंट, दिस ग्रीन कलर एलिमेंट आर कॉल्ड एज लेटरल एलिमेंट विच कंप्रेस द क्रोमोसोम फ्रॉम लेटरल साइड। और बीच में होता है बच्चों सेंट्रल एलिमेंट। यहाँ पे जैसे कि मैं येलो कलर में यहाँ पे बनाया हूँ, ये होता है सेंट्रल एलिमेंट, जो क्रोमोसोम के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंटर में रहेगा। और सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सिनेप्स यानी कि पेयरिंग में हेल्प करता है। और सवाल पूछा जाए कि भाई सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बनता कहाँ है, जाइगोटिन स्टेज में। सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स होता क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिनाप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन, इट हेल्प इन द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। क्यों होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग क्यों है, क्यों, क्या जरूरत है भाई पेयरिंग होने का, तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, पैकिटिन, मतलब प्रो फेज का ही थर्ड फेज, क्या बोलते हैं उसको, पैकिटिन स्टेज।
ये है बच्चों पैकेटिन स्टेज। बच्चों पैकेटिन स्टेज में होता क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पैकेटिन स्टेज? बच्चों पैकेटिन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। याद रखना पड़ेगा आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, सॉरी कैरेक्टर होता है, वो होता है क्रॉसिंग ओवर। पैकेटिन स्टेज इज मेड फॉर क्रॉसिंग ओवर, जाइगोटिन स्टेज इज मेड फॉर पेयरिंग, लिप्टोटिन stage is made for what? Condensation of the chromatin fiber into chromosome. So all the stages of the meiosis one has the characteristic features and you have to remember one by one solid point, right? नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? पैकेटिन स्टेज में पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। और एक खास बात ये है बच्चों कि यहाँ पर जो होमोलॉगस पेयर होगा उनका चारों क्रोमाटिड आपको माइक्रोस्कोप में पूरा कंप्लीटली डिटेल्स में विजिबल होगा। इसीलिए इस जब होमोलॉगस क्रोमोसोम के 4 क्रोमाटिड देखने को मिलता है, उसी स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं बच्चों टेट्रेड। तो यहाँ पे ये एक टेट्रेड है, ये एक बच्चों टेट्रेड, राइट? ये है एक टेट्रेड जिसमें आपको एक क्रोमोसोम के 4 क्रोमाटिड देखने को मिल रहा है, इसको ही बोलते हैं टेट्रेड। और टेट्रेड स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पैकेटिन स्टेज में, राइट? और बाइवेलेंट स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जाइगोटिन स्टेज में। आपको ये याद रखना पड़ेगा। याद रखने की बात नहीं है, आप ये बहुत आसान है। आप धीरे बाय धीरे अगर ये लेक्चर को 2-3 बार आप देखते हो, पढ़ते हो, तो आराम से आपका याद रह जाएगा। तो बच्चों पैकेटिन स्टेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है? यहाँ पे होता है बच्चों क्रॉसिंग ओवर। और बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्रॉसिंग ओवर होता किस क्रोमेटिड में? हमेशा एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर के 2 नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये एक क्रोमाटिड है, ये दूसरा क्रोमाटिड है। वाइट कलर क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ। येलो क्रोमोसोम का ये है, एक पहला क्रोमाटिड है और ये दूसरा क्रोमाटिड है। ये सर नो, अगर मैं हमको 1-2 में कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम इसको नेम चेंज करते हैं। अगर एक को 1-2 देते हैं, दूसरे को ए भी देते हैं, तो हमको याद रहेगा। तो वाइट कलर का नाम है ए, बी, और जो ब्राउन कलर क्रोमोसोम का है सी एंड डी। तो बच्चों इसमें नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कौन कौन सा है? ए बी भी नॉन सिस्टर है, ए डी भी है, सी बी है और सी डी है। पर क्रॉसिंग ओवर कौन से नॉन सिस्टर क्रोमाटिड में होता है? जो ऐसे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड जो लेटरली प्रेजेंट हो, पास प्रेजेंट हो, तो उनमें होता है क्रॉसिंग ओवर। ओके बच्चों, और याद रखना बच्चों, हमेशा 2 ही क्रोमाटिड इन्वॉल्व होंगे इस क्रॉसिंग ओवर में। नॉट ऑल द क्रोमाटिड ऑफ द होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन द क्रॉसिंग ओवर। ओनली 2 क्रोमाटिड इज इन्वॉल्व, नॉट 4। दैट्स वाई क्रॉसिंग ओवर का जो अगर हम मैक्सिमम चांस देखेंगे वो 50% है, क्योंकि 50% मतलब 50% क्रोमाटिड मतलब 2 क्रोमाटिड ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर में। इसीलिए अगर मैं क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो रिकॉम्बिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी बनेगा वो 50% होगा, नॉट मोर देन 50%। सिक राइट बच्चों? बच्चों क्रॉसिंग ओवर होने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेंगे आपको जो रिजल्टेंट क्रोमोसोम। यहाँ पे देखो, इस वाइट कलर क्रोमेटिड में कुछ ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आ गया है, ब्राउन कलर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आया है। और ब्राउन वाले जो क्रोमोसोम है उस पर वाइट कलर का क्रोमाटिड का कुछ चेंजेस आया है, तो इसको ही बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। कुल मिलाकर हम क्रॉसिंग ओवर मतलब ये समझेंगे कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और क्रोमाटिड इन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। Crossing over is the process of exchange of genetic material in between the non-sister chromatid of a homologous pair of chromosome is called crossing over, and crossing over process is observed in Packettine stage of the cell cycle. Understood? बच्चों दूसरी बात यह है कि आप अगर एक क्रोमोसोम को यहाँ पे देखो तो जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लेट अस कंसीडर ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, जिस पॉइंट पे ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्रॉस कर रहे हैं, उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या कहा जाता है बच्चों? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहा जाता है।
तो अगर आपको पूछा जाएगा नेम कैन यू टेल मी द पॉइंट इन व्हिच द क्रॉसिंग ओवर हैज टेक प्लेस, तो जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है, जिस पॉइंट पे क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का क्रॉसिंग हुआ होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ओके, तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। टेट्रेड कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा? टेट्रेड पैकिटिन स्टेज में देखने को मिलेगा। बाइवेलेंट कौन से स्टेज में देखने को मिलते हैं? बाइवेलेंट जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिलते हैं। बाइवेलेंट में कितने क्रोमैटिड होते हैं होमोलोगस पेयर में? 2 क्रोमैटिड होते हैं। टेट्रेड में होमोलोगस पेयर में कितने क्रोमैटिड होते हैं? 4 क्रोमैटिड होते हैं। एक क्रोमैटिड का मतलब क्या है? एक क्रोमैटिड का मतलब एक डीएनए है बच्चों। एक क्रोमैटिड मतलब एक डीएनए, और डीएनए बहुत लंबे होते हैं ना, मीटर्स में होते हैं, बड़े बड़े, तो उनको एक छोटे से पार्टिकल्स यानी कि क्रोमोसोम में अगर उसको रखना है तो बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन करना पड़ता है, बहुत छोटा करना पड़ता है। जैसे कि आप पतंग उड़ाते हो ना, जो धागा होता है कितना लंबा होता है, पर उसको एक छोटे से जगह में रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टिक के ऊपर उसको लपेट देते हैं, तो क्या हो जाता है, उतने लंबे धागा एक छोटे से प्लेस में कंडेंस हो जाता है। तो ऐसे ही क्रोमोसोम इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ द डीएनए, राइट, एंड वन क्रोमैटिड रिप्रेजेंट वन डीएनए। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द पैकिटिन स्टेज, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इज डिप्लोटिन स्टेज। बच्चों थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, लिप्टोटिन स्टेज में क्या हुआ था? कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम हुआ था। जाइगोटिन में क्या होता? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ था। थर्ड स्टेज पैकिटिन में क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर हुआ था। यानी कि उस दौरान भी जो होमोलोगस पेयर है वो अलाइन होके थे एक जगह में सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। डिप्लोटिन में बच्चों क्या होगा? सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। ये जो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टूट जाएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा। मैं अगर थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की तरफ लूँ तो आप ये जो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स है, ये जो हमारा सेंट्रल एलिमेंट और 2 लेटरल एलिमेंट, ये टूटने लगेंगे। टूटने से क्या होगा बच्चों? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो पकड़ के रखने वाला था वो खुद ही बिखर गया। अभी उसको कौन पकड़ के रखेगा होमोलोगस पेयर को? तो डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा? डिसोल्यूशन और ब्रेकेज ऑफ द सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स जैसे ही ब्रेक होता है होमोलोगस पेयर सेपरेट हो जाएंगे। ओके, तो सेल में जो होमोलोगस पेयर था वो सेपरेट हो गया। ओके, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। अभी जब क्रॉसिंग ओवर था वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, फिर दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो गए ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। पर यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि जो सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम स्टिल कनेक्टेड एट सम पॉइंट ऑफ देयर क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर दैट यहाँ पे जो क्रोमोलोगस क्रोमोसोम था वो सेपरेट होने लगे हैं, पर एक पॉइंट में उनका अटैचमेंट अभी भी हुआ है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था। मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था। ये 2 जगह में मैं रेड डॉट में मार्क करता हूँ, आपको यहाँ पता चलेगा। यहाँ पे और क्रॉसिंग ओवर हुआ था, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था। इस पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को कहा जाता है बच्चों रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी कहा जाता है, और चाइज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाइज्माटा। ठीक है बच्चों। और डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस, बट दे आर स्टिल कनेक्टेड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर विच इज कॉल्ड एज चाइज्माटा। चाइज्माटा जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ होता है बच्चों, जहाँ पर क्रॉसिंग हुआ होता है, वहाँ पे अभी भी क्रोमोसोम आपस में कनेक्टेड होके हैं, और रेस्ट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम कम्प्लीटली सेपरेट, राइट। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं पूरी तरह सेपरेशन नहीं हुआ है। जब तक ये चाइज्मा वाला जो फॉर्म है इसका रिजोल्यूशन नहीं हो जाता, तब तक ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनका सेपरेशन नहीं हुआ। तो डिप्लोटिन स्टेज में कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स का ब्रेकेज होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और एक जगह में कनेक्टेड होकर रहते हैं, जिसको हम कहते हैं चाइज्माटा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो आपका आंसर होना चाहिए चाइज्माटा। चाइज्माटा एक ऐसा पॉइंट है जो हमको ये बताता है कि इस जगह में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है बच्चों, राइट। बच्चों एक नोट करने वाला बात यह है कि हमारे जो, अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉर्मेशन ऑफ एग का जो टेक्निक है उसको अगर समझे हो, तो आपको याद होगा कि जो मामालियन ओसाइट है वो एक स्टेज है
जिसमें अरेस्ट होकर रहता है फॉर द ईयर्स, मतलब लंबे सालों तक अरेस्ट होकर रहता है, वो स्टेज है डिप्लोटिन। और डिप्लोटिन स्टेज है, डिप्लोटिन स्टेज में बच्चों जो oocyte है वो अरेस्ट होकर रहता है। तो आपको ये वाला बात आपको याद रखना है। और अगर हम आने वाले जो अगर हम आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लास करेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है इसको भी क्लियर करेंगे। ठीक। आफ्टर द डिप्लोटिन स्टेज बच्चों नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल आ जाता है डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कंप्लीटली हो जाएगा। जहाँ पे वो थोड़ा सा लटके हुए थे जिसको हम चाइज्मा बोलते थे, चाइज्मा का भी रिजोल्यूशन हो जाएगा, मतलब चाइज्मा भी निकलने लगेगा, दोनों क्रोमोसोम कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा, दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम था कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और इस दौरान जो सेंट्रियोल्स था जो धीरे धीरे मूव कर रहा था, अब ये पूरा सेल के ऑपोजिट पोल में आ गए होंगे, राइट। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो सेंट्रियोल्स है वो पूरा दोनों सेल के दो पोल में आ चुके हैं, बोथ आर 90 डिग्री टू ईच अदर, ओके। एंड चाइज्मा का रिजोल्यूशन हो गया होता है। और इस दौरान बच्चों जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और जो क्रोमोसोम थे, जितने भी क्रोमोसोम सेल में थे, वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये होता है बच्चों डाइकाइनेसिस फेज, राइट। नेक्स्ट फेज में हम बच्चों पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में, यानी कि मेयोसिस 1 का प्रोफेज कंप्लीट हुआ, अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज। अब देख सकते हो कि ये जो प्रोफेज है कितना लंबा चला, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेट्रिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो दिस प्रोफेज इज लिटिल बिट लॉन्गर, yes or no? So that's why prophase 1 is called as the longest phase of the meiosis 1। और meiosis टोटल डिवीजन का जो लॉन्गेस्ट फेज है वो आपका प्रोफेज आ जाता है। और प्रोफेज में भी सबसे लंबा जो फेज होता है वो पैकेटिन होता है, क्योंकि पैकेटिन में हमारा क्या होता है, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओके, एंड इट टेक्स मच टाइम। दैट्स वाई पैकेटिन इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेज, राइट।